हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। आ गए अपनी अगली क्लास में। ठीक, एनसीईआरटी के उदाहरण जो है हमने डिस्कस करने हैं, क्योंकि हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन कक्षाएं यहाँ तक 12 तक ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेक्ट्रमी श्रेणी, परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर कुछ स्पेक्ट्रमी श्रेणी हैं, उनको परिभाषित करेंगे। इसके बाद हम बोहर मॉडल की तरफ, बोर मॉडल अंग्रेजी में बोल देते हैं बोहर मॉडल, यहाँ पे लिखा है बोर मॉडल। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर ये मॉडल पुराना जो क्लासिकी मॉडल है, क्लासिकी मतलब शास्त्रीय, शास्त्रीय बोल देते हैं क्लासिकी को हिंदी में, शास्त्रों अनुसार मतलब पुराना जो है, किस प्रकार बोहर का मॉडल उससे भिन्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या फ़र्क है इसमें, ये बात करेंगे। और इसके बाद बोहर के जो अभिग्रहित हैं, बोहर पोस्टुलेट्स हैं 3, उन्हें लिखेंगे, याद करेंगे, उन्हें समझेंगे। ठीक, उसमें बोहर के अभिग्रहित में और आम तौर पर जो पढ़ाया जा रहा है या पढ़ते हैं बच्चे, कहीं कहीं कन्फ्यूज़न है। तो वो किस तरह का कन्फ्यूज़न है मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या कन्फ्यूज़न होता है उसमें। उसके बाद बोहर के बाद फिर आगे चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो कुल मिला के बात आ गई है उदाहरण पर। ठीक, एनसीईआरटी के उदाहरण, ये दरअसल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर ही मामला अभी चल रहा है। ठीक, उदाहरण 12.1 पे आ गए हैं। पहला उदाहरण जो है इस अध्याय का पहला उदाहरण है, प्रथम उदाहरण है ना। क्या कहा है इस उदाहरण में, जरा देखें। उदाहरण 12.1 एनसीईआरटी। ठीक, पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी। अभी भी कुछ स्कूलों में या कहीं कहीं पर कुमार मित्तल नूतन भौतिकी की एक पुस्तक पढ़ाई जा रही है। अभी भी से मतलब जब हम अपना कोर्स बना रहे हैं, अभी भी का मतलब है 2019। ठीक, क्योंकि सरकार ने, गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी जारी की थी, तो कभी कहीं कहीं पे चल रहा है मामला। कुछ बच्चों के फ़ोन आते हैं, सर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे हैं तो कुमार मित्तल पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, एकदम से नहीं चीज़ें हटा करती, धीरे धीरे सिलेबस तो लग गया एनसीईआरटी का, करना तो एनसीईआरटी से ही है आपको, लेकिन कहीं कहीं पे कुमार मित्तल है। कुमार मित्तल की जो पुरानी एक परंपरा रही है भाई, ये प्राइवेट किताबें थी पहले, तो धीरे धीरे हटेंगी चीज़ें। पर यह है कि कोर्स अपना एनसीईआरटी से बना लें आप। कुमार मित्तल अगर पढ़ते भी हैं साथ में तो कोई सी बात नहीं है, कोई और प्रकाशन भी आप पढ़ते होंगे, नूतन प्रकाशन, नगीन प्रकाशन, जो भी है, लेकिन एनसीईआरटी अपनी पढ़ लें साथ में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, चलिए क्या कहता है। परमाणु के रदरफोर्ड के नाभिक के मॉडल में नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर माइनस, नाभिक की त्रिज्या जो है लगभग कितनी है। देखिए, बड़ा ही बढ़िया सवाल है ये, इसको याद करेंगे और इसको समझेंगे भी। नाभिक की त्रिज्या ये लगभग है 10 की पावर माइनस 15 मीटर वाली। ठीक, और परमाणु का जो आकार है, परमाणु का आकार या इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या, ये मोटा मोटा सोचना है हमको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा होगा, तो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हम मान लेते हैं भाई वहाँ तक परमाणु फैला हुआ है, ये भी मान सकते हैं। कह रहा ये है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो देखने में आ रहा है कि 10 की पावर माइनस 15 एक बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। परमाणु के अंदर ये अगर हो रहा है तो जो अनुपात इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या में है और नाभिक की त्रिज्या में है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या में है, कक्षा की त्रिज्या। ठीक, अब देखो सिंपली बात करते हैं, बिल्कुल समझते हैं इस चीज़ को। ये मान लीजिए नाभिक की त्रिज्या है ये, ठीक, इसको मैं मान लेता हूँ छोटा r। ठीक, और ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, ये मान लीजिए इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये होगी इलेक्ट्रॉन की
कक्षा की त्रिज्या, ये मान लिया मैंने बड़ा R। ठीक, इनमें कोई अनुपात है, क्या अनुपात है? त्रिज्याओं का अनुपात, ये है R बटे R, और ये लगभग बन रहा है देखो 10 की पावर 5, 10 की घात 5 बन रहा है, देखो पक्का देखो करके। यानी जो नाभिक का आकार है उसका लगभग 1 लाख गुना इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, यानी परमाणु फैला हुआ है। कह रहा अगर यही बात सूर्य और पृथ्वी पर लागू कर दी जाए, सूर्य को किसके समान मान लिया जाए? नाभिक के, ठीक, और पृथ्वी को किसके समान मान लिया जाए? इलेक्ट्रॉन के। अगर ये बात यहां पे लागू कर दी जाए तो पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या लगभग कितनी होगी, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? ठीक, अब इसके बाद देख रहे हैं। ठीक, अब यहां पर सूर्य की त्रिज्या, सूर्य की त्रिज्या का 5 गुना, यह वही नाभिक की त्रिज्या। सूर्य कहाँ बैठा दिया? यहाँ नाभिक की जगह पे सूर्य बिठा दिया। अब क्योंकि तुलना कर रहे हैं ना, और यहाँ किसको चला दिया? यहाँ चला दिया पृथ्वी को। ठीक, तो सूर्य की त्रिज्या का 5 गुना, 10 की पावर 5 गुना, ऐसे 10 की पावर 5 गुना क्या हो गई? पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या। देखो बात को समझो, पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या। तो पृथ्वी कक्षा की त्रिज्या, पृथ्वी किसके सदृश मान ली गई? इलेक्ट्रॉन के। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है, ये मान लिया जाए कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, बिल्कुल वैसी व्यवस्था है। तो कह रहा है ये फर्क जो आ रहा है, ये आ रहा है 100 गुना, वर्तमान त्रिज्या का 100 गुना। ठीक, तो यहाँ पे त्रिज्या आ रही पृथ्वी की, इस सूत्र के अनुसार पृथ्वी की त्रिज्या वर्तमान या सही त्रिज्या से 100 गुना या 100 गुना अधिक, जो चाहे लिखो, क्योंकि इतने बड़े नंबर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जितनी त्रिज्या अभी है उसकी 100 गुना हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक, अब यहाँ पे आंकड़े भी दे रखे हैं इन्होंने कहा कि यदि सौर परिवार की विमाएँ उसी अनुपात में होती जो कि किसी परमाणु में होती हैं, तो क्या पृथ्वी अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा सूर्य के पास होती, दूर होती? पृथ्वी के कक्ष की त्रिज्या लगभग 1.5 इतने, सूर्य की त्रिज्या इतनी है। तो उत्तर देने पर आता है कि जो है पृथ्वी की, तो पृथ्वी के कक्षा की त्रिज्याएँ होंगी 10 की पावर इतनी, पृथ्वी की वास्तविक कक्षीय त्रिज्या का लगभग 100 गुना अधिक है, यानी 100 गुना ज़्यादा आ रही है त्रिज्या। अगर सौर परिवार पर हम वही नियम लगा दें जो इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ कारण हमें देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सौर परिवार में जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में बल है वह गुरुत्वीय बल है। वह कैसा बल है? वह गुरुत्वीय बल है, जो कि होता है Fg(m1m2/r²। पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये बल है। और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में कौन सा बल है? ये बल है 1/4πε0 Q1 Q2/r² वाला ये बल है, ये वैद्युत बल है। ठीक, अब बात यह आ रही है कि वैद्युत बल नाभिक के अंदर है तो ये उसी प्रकार का। देखिए 1/r², वर्ग व्युत्क्रम का नियम जिसे हम कहते हैं वर्ग व्युत्क्रम का नियम, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। बात तो वही है, सिंपल बात है, ये चीज़ वही है, लेकिन ये नियतांक कुछ और हैं, ये द्रव्यमान, यहाँ आवेश लगे हैं। ठीक,
तो कुल मिला के नाभिक के अंदर जो बल प्रभावी है वह वैद्युत बल है, और सौर मंडल में जो बल प्रभावी है वह है गुरुत्वीय बल है। ठीक, इससे मतलब ये होता है कि 100 गुना अधिक त्रिज्या आती है। इसका मतलब ये होता है कि परमाणु में आकाश जो है, परमाणु में खाली जगह सौर मंडल की अपेक्षा ज़्यादा है, क्योंकि हम अगर वही चीज़ पृथ्वी पर लगा दें तो पृथ्वी में कितनी त्रिज्या हो जाएगी, 100 गुना। परमाणु का नियम अगर पृथ्वी पर लगा दें तो इसका मतलब ये हो गया कि परमाणु में जगह सौर मंडल की अपेक्षा ज़्यादा खाली है, यानी परमाणु में ज़्यादा जगह खाली है, सौर मंडल में जगह कम खाली है। यानी सूर्य के चारों तरफ ग्रहों की, हम कह सकते हैं सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह घूम रहे हैं उनकी भीड़ है, जबकि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हैं, उनको जगह बहुत मिली हुई है। ये बात है। ठीक, चलिए ये था उदाहरण नंबर 1। ठीक, और सरलता से बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अब ये दूसरा उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं। बारह दो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं गाइगर मापदंड प्रयोग में 7.7 मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के किसी अल्फा कण की स्वर्ण नाभिक से क्षण भर के लिए विराम अवस्था में आने से पहले तथा दिशा प्रतिलोमन से पूर्व समीपतन दूरी क्या है? यानी कम से कम अल्फा कण जो है गाइगर मापदंड प्रयोग के अनुसार कम से कम कितना पास आता है नाभिक के। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पास फार्मूला है वो लगा देना है। जो हमने पिछली क्लास में फार्मूला बताया था गाइगर मापदंड में समीपतन दूरी का, वो लगा देना। क्या फार्मूला है? गतिज ऊर्जा यानी के जो है बराबर होती है 2ze² / 4πε0 d। ये जो d है यही है समीपतन दूरी, 2ze² / 4πε0 k। मैंने बताया था कि जो k है वह गतिज ऊर्जा है 7.7 MeV 10⁻6 eV 1.6 गुना 10⁻⁻19 ये जूल में बन जाएगी। दी किस में है? दी थी ये 7.7, ऐसे लिखा था MeV, इसे बोल देते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 लाख, या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल देते हैं। ये चीज़ एक्चुअली ये SI मात्रक नहीं है। पहले मिलियन हटाएंगे, 10⁻6 लगाएंगे। ध्यान रखेंगे हमेशा पेपर में, परीक्षाओं में गलती ना करें। क्या करते हैं बच्चे? साथ के साथ गतिज ऊर्जा को लगा देते हैं के की जगह पे। उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा, सवाल ही गलत हो जाएगा। ठीक, और 10⁻6 क्यों लगाया? इस मिलियन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदला, ये बहुत जानी मानी बात हो गई है। अब ये इलेक्ट्रॉन के आवेश से इसको गुणा कर दिया तो ये जूल बन गया। अब इसको यहाँ लगाएंगे, इस चीज़ को यहाँ लगा देते हैं इस के की जगह पे। अब d का मान फाइनल हुआ, इसका मान लिखते हैं 9 गुना 10⁻9 और 2 Z स्वर्ण का परमाणु क्रमांक है। ये उस नाभिक का परमाणु क्रमांक है जिस पर ये अल्फा कण टकरा रहा है। इसे लगाते हैं अपन 79। इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुना 10⁻⁻19, इसका वर्ग कर देते हैं ऐसे, और नीचे के वो पूरा के लिख देते हैं 7.7 गुना 10⁻6 और 1.6 गुना 10⁻⁻19। देखिए ये जो चीज़ है एक बार यहाँ से कट जाती है, ऊपर वर्ग है एक बार कट जाएगा। कुल मिला के डी का मान हल करेंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा? देखो 10⁻19 है, 10⁻9 है, ये वैल्यू आती है एंगस्ट्रम में, 10⁻−10 10⁻−11 में। ये वैल्यू मैं लिखूंगा यहाँ पे। ये वैल्यू आ रही है 3 गुणा 10⁻−14। ठीक, 10 11 12 13 14 है ना,
जो भी है, क्योंकि नाभिक का आकार है ये लगभग 3.84 गुना 3, ये तो मान रखने से पहले की बात है, मैं पूरी वैल्यू बता रहा हूँ। 3 गुणा 10⁻⁻14 ये आती है मीटर में, ठीक। अगर फर्मी पे ले जाते हैं इसको, ठीक, एक फर्मी पे, तो फर्मी लेवल या फेमटोमीटर लेवल हो जाएगा 30 गुणा 10⁻⁻15, इसे फर्मी बोल देते हैं FM, इस चीज़ को, है ना। तो इसे अब हटा रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं, अभी नहीं, अभी तो मीटर है, अभी तो मीटर है, ये रहा मीटर, ठीक। अब इस चीज़ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, फर्मी लेवल या फेमटोमीटर बोल देते हैं। ये हो गया 30 फर्मी, इसका मतलब है 10⁻⁻15, यानी सीधा सीधा हो गया 1 FM, 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। ये पढ़ी हुई बात होती है वैसे हमारी 11वीं में, कि भाई छोटी दूरियों को नापने के मात्रक क्या क्या हैं, कैसे कैसे हम लगाते हैं, ये चीज़ होती है, ठीक। क्या कह रहे हैं इसको फर्मी बोल देते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ एक और होती है, इसे कहते हैं फेमटोमीटर, फेमटोमीटर भी बोल देते हैं इसको, ठीक। ये सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई दिक्कत आ रही है, मान लीजिए हमारे सामने मान लीजिए इसमें कोई दिक्कत आ रही है, सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये कैसे आया, क्या आया, तो इस वीडियो लेक्चर से पीछे वाले के पीछे वाले लेक्चर में इस वीडियो लेक्चर से पीछे वाले में चले जाओ, क्योंकि इससे पीछे वाले में मैंने रदरफोर्ड के मॉडल को बताया था, उससे पीछे वाले लेक्चर में मैंने गाइगर मार्टसन को बताया था, यानी लेक्चर नंबर 2 आपको जाना है, लेक्चर नंबर 2 में, यानी वीडियो में देखेंगे तो पार्ट 2, हम क्या कह रहे हैं, एटम पार्ट 2 में आपको जाना है। एटम पार्ट 2 में जाओ और इस फॉर्मूले को अच्छे से समझो, और इस पर एग्जाम्पल है NCERT 12(2) में, ये ऐसे कैसे बदलेंगे जूल में, ये पूरा एकदम बढ़िया तरीके से सवाल है। इसको बोर्ड लेवल पे एकदम तैयार कर लो, टन बना लो इसको, बिल्कुल आया पड़ा है, बिल्कुल ये मान के चलो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 12(3) पे आ गए, अगला एग्जाम्पल आ गया है, ठीक है। प्रयोग द्वारा यह पाया गया, प्रयोग द्वारा पाया गया है, ये जो प्रयोग हुए हैं उसके हिसाब से पाया गया है। तो प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि हाइड्रोजन परमाणु को एक प्रोटॉन तथा एक हाइड्रोजन परमाणु को एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में पृथक करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी हाइड्रोजन को आयनित करने के लिए, हाइड्रोजन को आयनित करने के लिए, यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं ये ऐसे लिख दूँ तो कुछ ऐसी घटना हो रही है, H++ एक इलेक्ट्रॉन, ये हो रहा है। अगर सरलता से लिख दूँ मैं ऐसा करने के लिए, कह रहा है यहाँ पे ऊर्जा जो है वो लगेगी कितनी, ऊर्जा का जो खर्चा होगा वो कितना होगा, E = 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता है। तो इसको भी जूल में बदल सकते हैं, क्या दिक्कत है, अगर जूल में बदलें तो जूल में कितनी हो जाएगी, बदल लो, 13.6 गुना 1.6 10⁻⁻19, ये बन गए इसके जूल, ठीक। ये बात हुई। हाइड्रोजन परमाणु में कक्षीय त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन के वेग को परिकलित कीजिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु में इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है वो कितनी है। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा परमाणु में, H परमाणु में इलेक्ट्रॉन की
कुल ऊर्जा E बराबर -13.6 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल है। ये है, हम इतना काम करेंगे, ये बाहर से एनर्जी देंगे इसको, तो ये ख़त्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक, यानी ऊर्जा जो है हम बाहर से दे देंगे इतनी, तो ये ख़त्म हो जाएगी। बाहर की दी गई ऊर्जा क्या होती है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तन। तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या, बाद में ऊर्जा में परिवर्तन बाहर से किया गया कार्य, तो ये क्या बन जाएगा, जो हमने ऊर्जा दी है ये बाहर से किया गया कार्य बन जाएगा, और ये ऊर्जा पहले से इतनी है माइनस में, ये शून्य हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वो माइनस में है, ज़रा ध्यान दें। तो हम बाहर से ऊर्जा सप्लाई कर दें इतनी, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य हो जाएगी, वो माइनस के बंधन से मुक्त हो जाएगा, आकर्षण बल से हट जाएगा। प्रोटॉन का उस पर आकर्षण बल है, भाई प्रोटॉन नाभिक में है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, आकर्षण बल की वजह से माइनस में ऊर्जा रखी है। देखो, बाहर से ऊर्जा दे दें, आकर्षण टूट जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह मुक्त करने के लिए यही ऊर्जा हमने दे दी, ये हो गई, ये बना लिया हमने। ठीक, अब हम देखते हैं रदरफोर्ड के मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती कितनी है। ये कितनी होती है, ये होती है Ze² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये होती है माइनस में, क्योंकि ये Ze जो है आवेश होता है नाभिक पे और E आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे। हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 होता है, H के लिए, क्योंकि ये प्रोटॉनों की संख्या है, तो क्या करें, Z का मान 1 कर देंगे यहाँ पर। ठीक, तो कुल मिला के अब इस चीज़ को लिख देते हैं -13.6 10 की पावर 1.6 है ना, 1.6 गुना 10 की घात -19 बराबर, जेड को 1 रख दिया, -E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ तक बात पहुँची है। अब इसमें ये जो चीज़ है हमारे पास, ये जो चीज़ है हमारे पास, ये देखो, इसको हटाऊंगा मैं, ये क्या है, 1.6 10 की घात -1, ये भी तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है ना, इसको भी हटा दूंगा मैं। ये देखो, इसको क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ -13.6 E, सिंपल, यही तो है। ठीक, एक E काट दूंगा, माइनस भी काट दूंगा, ठीक, और R को इधर ले आऊंगा, इसका मान रख दूंगा 9 गुना 10 की घात 9, इसका मान रख दिया, एक E बच गया, और नीचे कौन आया, 13.6 आ गया। ये जो त्रिज्या जा रही है ये मीटर में आ रही है। ठीक, अब इसका मान जो आ रहा है, मान रखने पे कितना आ रहा है, देखो, E का मान क्या है, आवेश ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मान कितना आएगा, देखो, 10 की पावर -19 -10 मीटर के आसपास। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, त्रिज्या बताइए, है ना। अब ये त्रिज्या जो है, ये मैं लिख रहा हूँ, त्रिज्या R कितनी आ रही है, ये आ रही है मान रखने पर, R का मान जो है 5.3 गुना 10 की घात -11 मीटर। ठीक, ये आ रही है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। ऊर्जा के हिसाब से कितनी ऊर्जा पे घूम रहा था ये पता की पहले, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी थी। कुल ऊर्जा पता करने का मतलब बाहर से इतनी ऊर्जा दे दी तो ये ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, बाहर हो गया, आयनित हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब पूछता है इलेक्ट्रॉन का वेग परिकलित कीजिए। इलेक्ट्रॉन का वेग जो है परिकलित करना है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने के लिए आप गतिज ऊर्जा जो है में फार्मूला अपना लगा सकते हैं, या अभिकेंद्रीय बल लगा सकते हैं, किसी कोई खास मुद्दा नहीं है, जो चाहे वो लगा दो। ठीक, चलिए अब वेग की बात करते हैं। वेग कैसे मिलेगा, किस वेग से घूम रहा है। तो हम जानते हैं कि जितनी कुल ऊर्जा होती है इतनी ही गतिज ऊर्जा होती है। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वही गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन वो पॉजिटिव होती है। अब ये कुल ऊर्जा कैसी है, माइनस में। अगर यहाँ माइनस के बजाय प्लस कर दूँ तो दूसरे वीडियो लेक्चर में जाना पड़ेगा हमें,
दूसरे वीडियो लेक्चर में, ठीक, पता लग जाएगा। तो अगर मैं इसे प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगी ये, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बना लिया मैंने इसे 13.6 E, ये बन गई देखो गतिज ऊर्जा। E क्या है, आवेश है इलेक्ट्रॉन का। ये जो वैल्यू है ना, ये इसको मैं E लिख दे रहा हूँ आसानी के लिए, देखो E लिख दिया मैंने, और इसको प्लस कर दिया, Z की वैल्यू 1 लिख दी, तो E², ठीक, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक। R बार आ गए 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये जो चीज़ है यही, ठीक, यही क्या है, ये पूरी की पूरी जो चीज़ है ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। ये आसानी से हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यही है। अब V निकालना चाहते हैं तो कितना होगा V, 13.6 इलेक्ट्रॉन का आवेश लगा दिया 1.6 गुना 10 की घात -19, और इस m को नीचे ले आए, 2 को इधर ले गए, 9.1 गुना 10 की घात -31, और इसका वर्गमूल कर दिया। यह आ गई इलेक्ट्रॉन की चाल, ठीक। इन्होंने R लगाकर निकाला है, यानी इन्होंने लगाया है इसमें दरअसल सेंट्रीपिटल फोर्स पे लगा सकते हैं, अभी केंद्रीय बल से संतुलित करके भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक। अगर R का मान लगाएंगे तो R के पदों में आंसर आ जाएगा। वो भी एक तरीका है, देखो उसे भी कर देता हूँ मैं। ये वैल्यू जो पहले तो मैं लिखता हूँ, ये वैल्यू जो आ रही है 2.10 मीटर पर सेकेंड, V आ रहा है 2.2 गुना 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड, ये वैल्यू आएगी। देखो मोटा मोटा सोच लें, 31 में से गया कितना 19, कितना हो गया 11, उसके बाद यहाँ ये हो गया 13 दूनी 26, और ये हो गया 9 चौक 36, लगभग 4 बन जाएगा, और 1 हटाएंगे तो यहाँ कितना बन गया, लगभग 12 हो गया। वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक। बिल्कुल सीधा फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। जो कुल ऊर्जा है वही धनात्मक या प्लस में गतिज ऊर्जा है, ठीक। अब उसके बाद अभिकेंद्रीय बल के तरीके से भी निकल सकता है। देखो दूसरा तरीका बताते हैं। अभिकेंद्रीय बल ये होता है mv²/r, संतुलित होता है ये E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² से। यानी जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहा होता है तो उस पर प्रोटॉन का आकर्षण ये होता है, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश भी E के बराबर होता है 1, और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी इतना ही होता है, ये दोनों आवेश होते हैं, ठीक। ये R इससे कट जाता है, ठीक। अब यहाँ से हम बड़ी आसानी से V निकाल सकते हैं। देखो V कितना मिल गया, E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, और इसका वर्गमूल आ गया, तब भी ये V मिल जाएगा हमें, क्योंकि R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक। R की वैल्यू हम ये रही हमारी R की वैल्यू, देखो तो जो R की वैल्यू निकली पड़ी है, अगर वो लगा दूं तो तब भी ये निकल जाएगा, E/वर्गमूल में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, ये पड़ेगा, ऐसे निकल जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं ये थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा सा लंबा है अगर यहाँ बात करूँ सीधी, गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के बराबर ही है, लेकिन धनात्मक है, ये सीधा है, इसमें कुछ नहीं करना, फटाक से आ जाएगा, ठीक है, पक्की बात। तो ये मेथड बहुत अच्छा है, छोटा, इसे कर सकते हैं। कभी भी स्पीड निकालनी हो अगर इलेक्ट्रॉन की, तो हाफ mv² किसके बराबर कर दें, गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा को किसके बराबर कर दें, कुल ऊर्जा को, कुल ऊर्जा के प्लस में। कुल ऊर्जा कैसी होती है, माइनस में होती है, ध्यान रहे, कुल ऊर्जा माइनस में होती है, उसको प्लस बनाएं, क्या बना लें, गतिज ऊर्जा, उसे हाफ mv² के बराबर रखें, V निकाल लें, हो गया, ठीक है। अब V और R निकल जाने के बाद, V और R निकल जाने के बाद कुछ और चीज़ें हैं जो निकल सकती हैं। देखिए करके दिखाता हूँ, कुछ और चीज़ें हैं जो निकल सकती हैं।
देख क्या, एक निकल सकती है आवृत्ति, एक निकल सकता है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल, क्रमण, ये लो यहाँ लगा देता हूँ रा। परिक्रमण काल को टी बोल दें, आवृत्ति को न्यू बोल दें। और हम जानते हैं कि परिक्रमण काल 1/आवृत्ति भी होता है। परिक्रमण काल होता है एक चक्कर में चली गई दूरी, और ये देखें आर मिला था अभी अभी, वो आर लगा दिया, और ये मिल गई चाल, किस चाल से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। दोनों मान यहाँ लगा दिए जाएं तो क्या मिल जाएगा, परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का उल्टा कर दें, व्युत्क्रम कर दें इसका, तो क्या मिल जाएगी, आवृत्ति। इलेक्ट्रॉन किस आवृत्ति से घूम रहा है, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर मारता है, आवृत्ति भी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हमें निकाल लेनी चाहिए। खैर अब मैं आवृत्ति निकालूँ इसकी। 2 डस्टर आ गए थे मेरे हाथ में, तभी तो मैं कहूँ एक डस्टर गिर गया। चलिए आवृत्ति निकालता हूँ। क्या बना आवृत्ति का फॉर्मूला, न्यू V/2πr। अब देखो V का मान आया 2.2 10⁻6। 2π R का मान कितना आया, R का मान आया था 5.3 गुना 10⁻11। ये न्यू आ गई, ये किस में आ गई, ये आ गई हर्ट्ज में। ये चीज़ हमारे लिए थोड़ा सा महत्व रखती है अभी के लिए, मैं बताऊंगा ये क्या महत्व रखती है। ये आ गया, देखो ये आ गया 1/π, और ये आ गया 10⁻17 हर्ट्ज। ये आ गया, देखो 2 से कट गया, सिंपल। अब यहाँ पे जो पाई है इसको क्या करेंगे अपन, 22/7 कर देंगे। एक पावर यहाँ फिट कर लेते हैं, 11 22, 7 को ऊपर कर लेते हैं, 5.3 कर लेते हैं, 10⁻16 कर लेते हैं, जुगाड़बाजी फिट कर लेते हैं। देखो ऐसे, इस एक 17 की पावर के बदले में इसका 1 दशमलव हटा लिया, पाई, और ये 7 है ही, पाई को क्या बोलेंगे, 22/7, है ना। 7 यहाँ ले गया, देखो मैं ये रहा 7, देखो ये रहा, ठीक, 7 इकाई, ये रहा, ठीक। 11 दूनी 22 कर दिया, लो, ठीक। और ये कितना कर दिया, 3.5 कर दिया। तो कुछ जानकारी आ रही है 3.5 गुना 5.3 गुना 10⁻16 हर्ट्ज, ये आवृत्ति है इलेक्ट्रॉन की। ये आवृत्ति जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, अगर आप देखेंगे पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, या प्रकाश किरणें जो होती हैं, या विकिरण किरणें जो होती हैं, वहाँ से ये आवृत्ति लगभग मैच करती है। यह आवृत्ति लगभग मैच करती है। इसी में जो पुराना मॉडल है, यदि जो रदरफोर्ड मॉडल है, ये रदरफोर्ड मॉडल ये कह रहा था, जिसे हम शास्त्रीय मॉडल कहते हैं, कि भाई जिस आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिस आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है, उसी आवृत्ति का विकिरण उत्सर्जित करता है। जबकि ये बात बोहर ने आके खारिज कर दी कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जाएं उत्सर्जित करेगा तो फाइनली वो नाभिक में गिर जाएगा। तो ये वो आवृत्ति है, अगर पुराने मॉडल के हिसाब से हम सोचें, जिस इलेक्ट्रॉन इसका उत्सर्जन करता है विकिरण के रूप में। ठीक, वास्तव में ये बात गलत हुई। इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे जो रूप है वो विकिरण का रूप नहीं है, उसमें 2 तरह की प्रॉपर्टी है, 2 तरह का गुण है, द्वैत का गुण है उसमें। तेज चलते हुए इलेक्ट्रॉन में तरंग प्रकृति भी है, और वो पार्टिकल भी है, यानी कण भी है, द्रव्य भी है उसमें, ठीक। लेकिन वह ऊर्जाएं उत्सर्जित नहीं करता, यानी ऐसी कोई ऊर्जा घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन इस आवृत्ति की उत्सर्जित नहीं करता। उत्सर्जित किए बिना इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जाओं की कक्षाओं में घूमते हैं। ये बोर का पहला अभिग्रहित है। किसी भी प्रकार की ऊर्जाओं का उत्सर्जन किए बिना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर ऊर्जाओं की कक्षाओं में घूमते हैं, ये बात है, ठीक। चलिए, खैर वो तो बाद में भी लिखेंगे।
तो ये आ गया जो है हमारा उदाहरण था एक। ये 3 उदाहरण हमारे लिए ज़रूरी थे क्योंकि हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। एक उदाहरण और है इसी वाला, वही बताऊँगा आपको मैं, ठीक है।